नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आधुनिक काल के काव्य खंड के टॉप 20 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं आपको इस तरह से कराने वाली हूँ कि आपको जो है काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। इसमें हम क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तक आपने यूट्यूब पे इस तरह से क्वेश्चन नहीं देखे होंगे कराते हुए, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, नेट, KVS, NVS, DSSS, SBH, टेट, जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है? और हमारे विकल्प हैं किसान, विकट भट्ट, केशव की कथा या फिर राष्ट्र भारती। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना नहीं है वो है विकट भट्ट। क्योंकि विकट भट्ट क्या है? विकट भट्ट एक संस्कृत महाकाव्य है जिसका नाम है कथा सरित सागर। ठीक है, कौन सा महाकाव्य है? कथा सरित सागर, वहाँ से ली गई है। ये क्या कथा है? ये विकट भट्ट संस्कृत का, जिसमें जो है एक राजा है जिनका नाम विद्याधर है, विद्याधर वज्रप्रभा, वो राजकुमार निर्वाहन दत्त को सुनाते हैं ये कविता। ठीक है, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की नहीं है बल्कि संस्कृत महाकाव्य से ली गई रचना है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने संस्कृत की सरल पदमैत्री का प्रयोग किया है, अधिकतर द्वितीय वर्णों का प्रयोग किया है, संस्कृत पदमैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है, या देश शब्दों को लाक्षणिक प्रयोग किया है। तो देखिए, राम रावण के युद्ध के रूपायित करने के लिए निराला जी ने संस्कृत पदमैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर बल दिया है। अगर हम बात करें कि निराला जी ने राम रावण के जो युद्ध का रूपायन है वो किस में किया है, वर्णन किस में किया है, तो उन्होंने राम की शक्ति पूजा में इसका वर्णन किया है। और अगर हम बात करें राम की शक्ति पूजा के प्रकाशन वर्ष की, तो राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्यों पले पिसकर किसी को तू, बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? और हमारे विकल्प हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर लोचन प्रसाद पांडे। तो देखिए, क्यों पले पीस कर किसी को तू, जो ये पंक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की पंक्तियाँ हैं। और अगर हम बात करें कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो ये पंक्तियाँ ली गई है, इनकी एक कविता है पेट के पचड़े। ठीक है, पेट के पचड़े एक कविता है, पेट के पचड़े इनकी कविता है जिससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो, असफल भव धाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने निवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, निराशा और कुंठा को महत्व दिया है, काम को ग्रहित बताया है। तो देखिए, जो ऊपर पंक्तियाँ दी गई हैं प्रसाद जी की, काम मंडल से मंडित श्रेय, इसमें प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये पंक्तियाँ ली कहाँ से गई हैं, कौन से काव्य से इन्हें लिया गया है। तो ये है कामयानी से। ठीक है, कामयानी से ये पंक्तियाँ ली गई है। कामयानी आपको पता है जो है प्रसाद जी का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, और उसके जो है ये श्रद्धा सर्ग से ली गई है। अगर आपको सर्ग पूछा जाता है तो कौन सा सर्ग है? श्रद्धा सर्ग से। ठीक है, श्रद्धा सर्ग से ली गई है। और अगर हम बात करें इसके प्रकाशन वर्ष की, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? तो 1935 में जो है कामयानी का प्रकाशन वर्ष रहा है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 6, यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का अद्भुत मिश्रण हो गया है, इसीलिए मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के दोनों पक्षों हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा इड़ा से सरलता से लग जाता है। कामायनी के बारे में उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? और हमारे विकल्प हैं नंदुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर प्रेम शंकर। तो देखिए, ये कामयानी के
जो है महाकाव्य से ली गई है, लेकिन ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी की। तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, छायावाद के बारे में सही कथन क्या है? छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। या फिर डी, मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। नीचे दिए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा सही है? केवल सी और डी, केवल ए और बी, केवल बी और सी, या फिर केवल ए और डी? तो देखिए ऊपर जो दिखाया गया है इसमें एक तो छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक रहस्यवाद के अंतर्गत रहा है, और आगे मानवतावादी दृष्टिकोण के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ है। ये दोनों ही जो है सही है। तो जिसमें सी और डी ऑप्शन आता है, यानी कि पहला विकल्प ही हमारा सही हो जाता है। आपको पता है छायावाद जो है, छायावाद का प्रारंभ कब हुआ है? तो 1918 से 1936 जो है इसका समय माना जाता है छायावाद का। और छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं, जो कि है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, और तो जो इसके प्रवर्तक हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा है। ठीक है, और इन्हें क्रम से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, परिवर्तन कविता में पंत के अनुसार परिवर्तन है ए, नायक में, बी, नर्तक में, सी, निदेशक, या फिर डी, विदूषक। तो परिवर्तन में जो है किस में परिवर्तन दिखा है? तो नायक में परिवर्तन दिखा है। ए ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है। प्रियबंध की तरह इसकी साधना में क्या होता है? आत्मान्वेषण करना पड़ता है, प्राणवेषण करना पड़ता है, सांस्कृतिक शोध करना पड़ता है, समाज में प्राणमुख होना पड़ता है। ठीक है, तो असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है और इसमें क्या करना पड़ता है? आत्म अन्वेषण करना पड़ता है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। असाध्य वीणा आपको पता है कि जो है काफ़ी, आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कविता है असाध्य वीणा। ठीक है, अज्ञे जी की काफ़ी फेमस जो है रचना है असाध्य वीणा, और इस पर इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1961 है। ठीक है, और ये कौन से काव्य संग्रह में है? तो ये काव्य संग्रह में है आंगन के पार द्वार। ठीक है, आंगन के पार द्वार संग्रह में ये संकलित है असाध्य वीणा, और आंगन के पार द्वार में जो है इन्हें अज्ञे जी को पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9, अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन में तांत की तरह तानता है और पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। उपयुक्त पंक्तियों से ध्वनित होता है कि मोचीराम मोची नहीं है, शायर है। मोचीराम नए बिंबों और प्रतीकों में बात करता है। मोचीराम बसंत का बयान अपने पेशे की भाषा में करता है। या फिर डी, मोचीराम जिंदगी को किताबी ढंग से जीता है। तो देखिए जो ऊपर जो पंक्तियां हैं उससे क्या पता चलता है हमें कि मोचीराम बसंत का बयान भी अपने पेशे की भाषा में ही करता है। ठीक है, मोचीराम कविता से ये ली गई हैं ये पंक्तियां। ठीक है, और मोचीराम अगर कविता की बात करें तो ये संसद से सड़क तक, ठीक है, कौन सा काव्य संग्रह है? संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संग्रहित है। और इसमें जो है टोटल 25 कविताएं संग्रहित है संसद से सड़क तक में। और इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें तो 1972 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। आगे चलिए प्रश्न संख्या 10, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में किया गया है? और हमारे विकल्प हैं एक, लोकायत्न, बी, आत्मजयी, सी, संशय की एक रात, डी, कनु प्रिया। तो राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का जो सफल प्रयत्न किया गया है वो कौन सी रचना में किया गया है? कनुप्रिया में किया गया है। ठीक है, कनुप्रिया रचना किसकी है? तो कनुप्रिया रचना है धर्मवीर भारती जी की, ये आपको याद रखना है।
किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो 1959 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। किसका? कनुप्रिया का। आगे देखिए प्रश्न संख्या 11, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पिता पिता ओ कहकर संबोधित करता है? और हमारे विकल्प हैं ए टॉल्स्टॉय, बी गांधी जी, सी सरफिरा पागल या फिर डी तिलक। तो अंधेरे में कविता जो है उसमें पिता पिता ओ कहकर जिसको संबोधित किया जा रहा है वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता है, काफ़ी प्रसिद्ध कविता है। और इसके प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो 1964 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किससे कहा है? और हमारे विकल्प हैं ए राम ने विभीषण से, बी राम ने हनुमान से, सी राम ने सुग्रीव से या फिर डी राम ने लक्ष्मण से। तो अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, ये कथन जो है राम की शक्ति पूजा में राम ने विभीषण से कहे हैं। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाता है। आगे चलते हैं, प्रिय प्रवास किस छंद में रची गई है? तो कौन कौन से छंद है जो प्रिय प्रवास में प्रयोग हुए हैं वो हमें बताना है। और हमारे विकल्प हैं एक इंद्रवज्रा, दो दुर्त विलंबित, शी शार्दुल विक्रीडित या फिर चार कनक मंजरी और 5 है मदाक्रांता। तो नीचे दिए गए चयन में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है केवल 1, 2 और 4, 2 केवल 3, 4 और 5, बी केवल 2, 3 और 5 या फिर डी केवल 2, 4 और 5। तो प्रिय प्रवास में देखिए कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है। तो पहले तो इसमें धूर्त विलंबित छंद का प्रयोग हुआ है, तो यानी कि 2। इसके बाद शार्दुल विक्रीडित का प्रयोग हुआ है और इसके बाद जो है मदाक्रांता का प्रयोग हुआ है। तो जिसमें भी 2, 3 और 5 है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन बी है जो हमारा वो सही हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, लेकिन आगे चलने से पहले प्रिय प्रवास रचना किसकी है ये बता देती हूँ मैं। प्रिय प्रवास रचना किसकी है? हरिऔध जी की है। हरिऔध जी का एक महाकाव्य आप कह लीजिए, महाकाव्य की संख्या इसे दी गई है। ठीक है, और इसके प्रकाशन वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो 1914 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, कामायनी के सर्गों का पहले से बाद के क्रम में लगाइए। और हमें जो है सर्ग दिए हुए हैं करम, काम, इड़ा, लज्जा और श्रद्धा। तो देखिए कामायनी में जो है 9 सर्ग हैं और उनमें से हमें 5 सर्ग दिए गए हैं और हमें इन्हें बताना है कि कौन से क्रम में हम इन्हें लगा सकते हैं। नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले कामायनी में कौन सा सर्ग आएगा? तो सबसे पहले श्रद्धा। इन 5 में से जो पहले आएगा मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले श्रद्धा आएगा। तो देखिए इसमें 4 पहले दे रखा है, तो ए और बी ऑप्शन तो कट गए, बचा सी और डी, तो 5 है। उसके बाद आता है श्रद्धा के बाद आता है काम। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15, सतपुड़ा के जंगल कविता में जंगल के संबंध में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? और विकल्प है हमारे जगमगाते जगे जागे, नींद में डूबे हुए से, चिलचिलाते जले, घिनौने घने, कंप से कनकने। नीचे दिए विकल्पों में से सही जवाब बताइए। तो देखिए हमें पहला, दूसरा, तीसरा, बी दूसरा, तीसरा, चौथा, सी पहला, चौथा, पांचवा या फिर डी केवल दूसरा, चौथा और पांचवा। तो देखिए सतपुड़ा के जंगल कैसे हैं? नींद में डूबे हुए से हैं। ठीक है, इसके बाद घिनौने हैं, घने हैं और कंप से कनकने हैं। तो 2, 4 और 5, तो डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सतपुड़ा के जंगल जो है वो कौन से काव्य संग्रह में है? तो काव्य संग्रह की अगर हम बात करें तो वो गीत फरोश काव्य संग्रह से आता है। गीत फरोश किसका काव्य संग्रह है? तो गीत फरोश जो है भवानी प्रसाद मिश्र जी का काव्य संग्रह है। ठीक है, और अगर हम बात करें सतपुड़ा के जंगल के प्रकाशन वर्ष की, तो सतपुड़ा का जंगल जो है प्रकाशित कब हुआ है? 1939 में जो है इसका प्रकाशन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, असाध्य वीणा
कविता में प्रियवंत ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया है? विकल्प है हमारे ए धर्मकीर्ति, बी वज्रकीर्ति, सी कीर्तिप्रभ या फिर डी आम्बिक। तो असाध्य वीणा कविता में प्रियवंत ने जिसको वीणा का रचयिता माना है और उसे याद किया है वो है वज्रकीर्ति। ऑप्शन बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न संख्या 17। शासन की बंदूक कविता किस छंद में रचित है? और विकल्प है हमारे बरवे, सौरठा, दोहा या फिर उलाला। तो शासन की बंदूक जिस छंद में रचित है वो है दोहा छंद। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शासन की बंदूक किसकी रचना है? तो शासन की बंदूक जो है नागार्जुन की रचना है। ठीक है, नागार्जुन जी की रचना है शासन की बंदूक। और अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1966। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए शासन की बंदूक कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है? तो शासन की बंदूक कविता जो काव्य संग्रह है उसका नाम ही शासन की बंदूक है। तो शासन की बंदूक कविता शासन की बंदूक काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 देखिए। सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? धन्ये, शुभ्रे, सुचिते, मुक्त, गीते। ठीक है, तो 5 हमें संबोधन दिए गए हैं और हमारे विकल्प हैं केवल 1, 2 और 5, केवल 1, 3 और 5, केवल 2, 3 और 5 या केवल 2, 4 और 5। तो देखिए सरोज स्मृति कविता में सरोज के लिए एक तो धन्य का उपयोग किया है, धन्य हो पुत्री। ठीक है, और उसके अलावा जो है सुचिते का प्रयोग किया गया है और गीते का प्रयोग किया गया है। तो 1, 3 और 5 का इसमें प्रयोग किया गया है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला जी की रचना है, काफ़ी फेमस रचना है। और सरोज स्मृति कविता न होकर बल्कि एक शोक गीत है। ठीक है, शोक गीत है जो किस लिए लिखा गया है? निराला जी ने अपनी 18 वर्ष की बेटी सरोज के निधन पर लिखा है। जब उनकी पुत्री जो 18 वर्ष की थी सरोज, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो निराला जी हैं वो शोक में चले जाते हैं और वो अपनी पुत्री के लिए एक शोक गीत लिखते हैं, सरोज स्मृति। ठीक है, तो यह कब लिखा गया था? ये 1935 में जो है निराला जी ने लिखा था। लेकिन अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन हुआ था 1938-1939 में। ठीक है, तो इसका जो है लेखन 1935 में हुआ है और प्रकाशन 1938-39 में हुआ है। कहाँ हुआ है इसका प्रकाशन? तो इसका प्रकाशन हुआ था अनामिका के संस्करण में। ठीक है, अनामिका में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। प्रश्न संख्या 19 देखिए। भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? किन उपशीर्षकों का वर्णन है? तो देखिए अंग्रेजों का राज, कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था, स्वतंत्रता की कामना या दुर्भिक्ष। और नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं और हमें बताना है कि भारत भारती के वर्तमान खंड में इनमें से कौन कौन से जो हैं उपशीर्षक हैं। और हमारे विकल्प हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 2, 3 और 5, केवल 1, 3 और 4। तो देखिए भारत भारती के वर्तमान खंड में कृषि और कृषक आता है, शिक्षा की अव्यवस्था आता है और दुर्भिक्ष आता है। तो 2, 3, 5 जिसमें है वही हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारत भारती रचना जो है किसकी है? तो भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कब लिखी गई तो ये 12 या 13 में लिखी गई थी। 1912-13 में जो है इसका जो है ये लिखी गई थी। और अगर हम बात करें इसके प्रकाशन की तो 12-13 में तो ये लिखी गई थी लेकिन इसका प्रकाशन 1914 में हुआ था। ठीक है, तो प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? 1914 है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 20। भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है? और विकल्प है हमारे बदायूनी, इब्न बतूता, अल गज़ाली, इब्ने सीना, अल बरूनी। और नीचे हमें विकल्प दिए गए हैं केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3 और 4 या फिर केवल 3, 4 और 5। तो भूल गलती जो कविता है मुक्तिबोध जी की है, यह आपको याद रखना है। मुक्तिबोध जी की कविता है, काफ़ी अच्छी कविता है अगर आप पढ़ेंगे तो। लेकिन हमें बताना है कि उसमें कौन कौन से ऐतिहासिक व्यक्तियों का वर्णन हुआ है। तो देखिए उसमें अलगज़ानी का
जो है वर्णन किया गया है, इब्ने सीना का वर्णन किया गया है और अल-बरूनी का वर्णन किया गया है। तो 3, 4, 5 यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि भूल और गलती कविता कौन से काव्य संग्रह में है, तो ये चाँद का मुँह टेढ़ा है में संग्रहित है। मुक्तिबोध जी की रचना है, चाँद का मुँह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित है। और अगर इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1964 जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जो कि आधुनिक काल के काव्य खंड से हमने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए थे और उन्हें हमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है हमारी मेहनत के लिए और वीडियो के लिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।